गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो से क्लास जो होगा वह पॉलिटिकल साइंस के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पॉलिटिकल साइंस में दो बुक दिए गए हैं। ट्वेल्थ क्लास के आपके पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यदि वहाँ पे आपको देखा जाएगा तो दो बुक है। पहला है इंडियन पॉलिटिकल, पहला है आपको इंडियन पॉलिटिकल पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है वर्ल्ड पॉलिटिकल, एक है दूसरा है आपको वर्ल्ड पॉलिटिकल और एक है इंडियन पॉलिटिकल। तो पहला आपका जो बुक है वो इंडियन पॉलिटिकल है और दूसरा आपका जो बुक है वह वर्ल्ड पॉलिटिकल है। तो यही दोनों बुक को आपको ट्वेल्थ क्लास में पढ़ना है। जिन्हें जो भी स्टूडेंट यदि आपका पॉलिटिकल साइंस आप सब्जेक्ट रखे हैं ऑप्शनल में या तो फिर एडिशनल में भी रख लिए होंगे, तो आपको एडिशनल में उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यदि आप ऑप्शनल में ये सब्जेक्ट चुन लिए हैं पॉलिटिकल साइंस, तो आपको इस पर काफ़ी मेहनत करने पड़ेंगे और आपको काफ़ी मेहनत ना करे इसके लिए आपको आपके क्लास कोचिंग सेंटर से जुड़ना होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जुड़ेंगे तो सबसे पहले हम यह आपको यह सूचना देते आ रहे हैं कि अक्टूबर तक आपका हो जाएगा सारा सिलेबस खत्म, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री ही क्यों ना हो। अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम करवाएंगे आपको 4 साल या 5 साल के पी वाई क्यू करने के बाद आपको कराए जाएंगे प्रैक्टिस सेट। भरोसा के साथ इस चैनल में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको भरोसा है तो इस चैनल से आप जुड़े और अपने आप को बेहतर बनाएं और अपने पढ़ाई को भी बेहतर बनाएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें ताकि वो भी जाने। तो अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, पीवाईक्यू फिर कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट, आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसी टाइम आपको बताएंगे कि किस तरह से 5 नंबर के क्वेश्चन को लिखा जाता है, जो कि 4.5, हम नहीं बोल सकते हैं कि पूरे मिलेंगे हम नहीं बोल सकते हैं। 4.5, 4.5 या तो 4.5 और 3 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 2.5 कितने मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन किस तरह से लिखना है कि आप इतना हाईएस्ट स्कोर इतने में नंबर में पा सकें। तो ये आपको पूरी तरह से यही जानकारी मिलेगी। तो जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पहला जो है वो इंडियन पॉलिटिकल, उतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिकल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्वेल्थ क्लास में। अगर कहीं भी देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन छिटका मिटका 4 क्वेश्चन या तो फिर 5 क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटिकल से दिए जाएंगे। लेकिन बाकी बात के सारे क्वेश्चन जो होए 80% जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वह आपको मिलेंगे वर्ल्ड पॉलिटिकल से और 20% जो क्वेश्चन है आपको मिलेंगे इंडियन पॉलिटिकल से। तो हमें फ़ायदा इसी में होगा कि हमें सबसे पहले वर्ल्ड पॉलिटिकल ख़त्म करना होगा ताकि हम इसके अच्छे से पीवाईक्यू करें, इसके अच्छे से प्रैक्टिस सेट करें और यह आपका रिवीजन भी अच्छा से रहे ताकि आप अच्छे से अपना पॉलिटिकल साइंस का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जितना समझाना था बताना था आपको बता चुके हैं। आप यदि आपको इस चैनल में भरोसा है तो आप जुड़िए और नहीं है भरोसा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने तैयारी कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं और आपको कैसे ना करना है। तो ये आपके ऊपर सारी चीज़ निर्भर करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का नाम ही है दो ध्रुवता का अंत। ये पहला चैप्टर का नाम ही है वर्ल्ड पॉलिटिकल में, पहला चैप्टर का नाम ही है दो ध्रुवता का अंत। दो ध्रुवता का अंत जानने से पहले हम समझेंगे कि दो ध्रुवता आखिर है क्या। दो ध्रुवता कहते किसे थे? तो दो ध्रुवता यानी कि दो देश, दो ध्रुवता यानी कि दो देश। पहले ध्रुवता यूएसए को कहा जाता है, पहले ध्रुवता यूएसए को कहा जाता है और दूसरे ध्रुवता यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एसएसआर। फिर से हम लिख देते हैं यूएसए अमेरिका, यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि रूस। यूएसएसआर को ही रूस कहा जाता है, ठीक है। और यूएसए को कहा जाता है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसे हम कहते हैं पहला ध्रुव, इसे कहते हैं हम दूसरा ध्रुव। इसे हम कहते हैं पहला ध्रुव और इसे कहते हैं हम दूसरा ध्रुव। तो ये दोनों को मिला देते हैं तो हम दो ध्रुवता कहते हैं। ये दोनों को हम मिला देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? दो ध्रुवता कहा जाता है। अब इसे दो ध्रुवता क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको देखते हैं कि 1945 ईस्वी में, कब? 1945 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और 1946 ईस्वी में, कब? 1946 ईस्वी में शीत युद्ध का प्रारंभ हो जाता है, यानी कि कोल्ड
कोल्ड वॉर, COLD कोल्ड वॉर, WAR कोल्ड वॉर, यानी कि आपका शुरू हो जाता है 1946 से लेकर के 1991 तक। 1946 से लेकर के आपका कोल्ड वॉर कितना से कितना तक था, 1946 से लेकर के 91 तक। 1991 तक हमें कोल्ड वॉर देखा जाता है, शीत युद्ध, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि दो ध्रुवता क्या थी। तो यूएसए को पहली दुनिया भी कहा गया, पहला ध्रुवता भी कहा गया। USSR अर्थात रूस को दूसरा ध्रुवता भी कहा गया और दूसरी दुनिया भी कहा गया। यूएसए के पक्ष में जितने भी देश आए, यूएसए के सपोर्टर्स, मान के चलिए यूएसए के सपोर्टर्स जितने भी आए, रशिया के भी सपोर्टर्स देश आए होंगे। इसका मतलब हम कहने का तात्पर्य यह है कि 1946 ईस्वी में अमेरिका और यूएसए के मध्य एक जंग छिड़ गया। वह जंग एक लड़ाई था, ना कि लड़ाई था लेकिन वह बम गोला हथियार से नहीं था, बल्कि यह वाद विवाद यानी विचारों के लड़ाई थे। कैसे लड़ाई थे? एक विचारों के लड़ाई थे, ना कि वो हथियार से बम चलाना गिराना, ये लड़ाई नहीं थे। तो विचारों से जो लड़ाई करते हैं उसी को हम कहते हैं शीत युद्ध। यूएसए है पूंजीवादी और आपका रूस है आपका ये साम्यवादी देश। तो पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश, ये दोनों के मध्य विचारिक लड़ाई, विचारिक मतभेदों की लड़ाई को ही हम क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। तो यह 1946 से स्टार्ट होकर के 1991 तक चलता रहा। इसी को हम क्या कहते हैं, दो ध्रुवता यानी कि शीत युद्ध कहा जाता है। अब इसका अंत कैसे होता है, तो सबसे बड़ा कारक हम बताएंगे। तो सबसे हम अंत बाद में देखेंगे, लास्ट में अंत देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं दो ध्रुवता के बारे में, बता दिए कि दो ध्रुवता होता क्या है और शीत युद्ध क्या थे। तो शीत युद्ध क्या बम गोला हथियार से लड़े जाने वाले युद्ध थे? आप बोलेंगे नहीं, बल्कि यह एक वैचारिक युद्ध था, मतलब विचार के युद्ध थे, वाद विवाद के, यानी कि बातचीत से ही युद्ध थे। इसी को हम कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध में कभी भी यूएसए और रूस कभी भी आमने सामने लड़ाई नहीं किए। यूएसए के जितने भी देश, यूएसए में के सपोर्टर्स देश, यानी कि जैसे कि कोई भी हो जाएंगे सपोर्टर देश के, चलिए हम यूएसए के सपोर्टर देश मान के चलते हैं, चीन को हम ले लेते हैं यूएसए का सपोर्टर देश में, हम लेते हैं फिलीपींस को ले देते हैं रूस का सपोर्टर देश में। और यूएसए के पक्ष में कौन था? तो हम मान सकते हैं अफगानिस्तान। चलिए अफगानिस्तान नहीं था तो भी हम कह सकते हैं अफगानिस्तान, इटली बोल सकते हैं, इटली। तो यूएसए के जो सहायक देश थे और रूस के जो सहायक देश थे, उन दोनों आपस में लड़े। ये दोनों आपस में काटा कूटा हुए, लड़ा झगड़े हुए, चोंच हिने मिलाया हुए, लेकिन अमेरिका और रूस कभी भी एक दूसरे में लड़ाई नहीं किए। ये उसके सहायक देश लड़ते चले गए। इसी को कहा जाता है शीत युद्ध। शीत युद्ध का प्रारंभ 1946 से लेकर के 1991 तक था। शीत युद्ध उसे कहा जाता है, आप बोल सकते हैं कि जिसमें विचार की लड़ाई हो, मतभेद की लड़ाई हो, एक साम्यवादी देश और एक पूंजीवादी देश की वहाँ के लड़ाई हो, उसी को हम कहते हैं शीत युद्ध। और एक शीत युद्ध एक विचारधारक लड़ाई थे, लेकिन रूस और अमेरिका आपस में कभी भी लड़े ना, बल्कि उसके जो सहायक देश थे वही लड़ते चले गए। आप ये कह सकते हैं, इसी को कहते हैं हम दो ध्रुवता, इसी को कहते हैं हम दो ध्रुवता। अंत के बारे में नहीं देख रहे हैं अभी, अंत हम बाद में बताएंगे कि इसका अंत कैसे होता है, ठीक है। इसी को दो ध्रुवता कहते हैं। अमेरिका कैसा देश है? एक पूंजीवादी देश है। और सोवियत संघ, रूस कैसा देश है? एक साम्यवादी देश है, ठीक है। सोवियत संघ किस लिए कहा जाता है? रूस को सोवियत संघ क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये 15 देशों का एक संघ था, इसलिए पहले इसे सोवियत संघ कहा जाता था। आपको ये भी याद रखना है। तो हम देखते हैं बर्लिन का दीवार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बर्लिन का दीवार। तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है आपका बर्लिन का दीवार को। क्यों शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन का दीवार को क्यों माना जाता है? क्योंकि जर्मनी है, ये क्या है? जर्मनी आपका। तो बर्लिन का दीवार ऐसे बीचों बीच में बनाया गया था, ऐसे बीचों बीच में बर्लिन का दीवार बनाया गया था।
जो कि जर्मनी को दो भागों में बांटता था। एक होता था पूर्वी जर्मनी और एक होता था पश्चिमी जर्मनी। तो ये दो भागों में कौन सा दीवार बांटता था? ये है आपका बर्लिन का दीवार। कौन है? बर्लिन का दीवार। ठीक है, बर्लिन का जो दीवार था वह जर्मनी को दो भागों में बांटता था, जो कि कितना किलोमीटर ऊंचा था? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर, समझ रहे हैं? 150 किलोमीटर ऊंचा था। आपको 2 किलोमीटर की बाउंड्री फांदने में इतना कष्ट होते हैं, तो सोचिए 150 किलोमीटर कितने ऊंचे होंगे। तो यह जर्मनी को दो भागों में बांटता था। इसका निर्माण 1961 में हुआ था। बर्लिन दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था। बर्लिन का दीवार इसलिए कहा गया क्योंकि यह बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, वहीं पे यह दीवार बनाया गया था 1961 ईस्वी में। लेकिन 1989 ईस्वी की बात है। 1989 ईस्वी की बात है। 1989 ईस्वी की बात है। जर्मनी के जितने भी नागरिक थे वह जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे, कि जर्मनी को एकजुट करना चाहते थे। और दोनों ही, यह वो तो पश्चिमी हो या तो फिर पूर्वी हो, दोनों ही तरफ के लोगों ने मिल करके जर्मनी के राजधानी में स्थित बर्लिन के दीवार को तोड़ गिराया। बर्लिन के दीवार को कब तोड़ गिराया? 1989 ईस्वी में। और बना कब था? 1961 ईस्वी में। और 1989 ईस्वी में बर्लिन के दीवार को तोड़ के गिराया गया। और 2 साल के बाद 1991 ईस्वी में शीत युद्ध भी खत्म हो गया। इसी के लिए सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन के दीवार को माना जाता है। ठीक है, और शीत युद्ध का भी खत्म हो गया, तो इसे हम कह देंगे दो ध्रुवता का अंत। ये हो गया हमारा अंत, हो गया दो ध्रुवता की, यानी कि यूएसए और रूस के मध्य की, सोवियत संघ के मध्य की जो लड़ाई थी, विचारधाराओं की जो लड़ाई थी, वह समाप्त हो गया। तो इसमें कहते हैं हम दो ध्रुवता, किसी को अंत कहा जाता है। अब 1989 ईस्वी की बात है। इसी समय जर्मनी का एकीकरण किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका रूस ने निभाई। जर्मनी की एकीकरण करने में अगर पूछा जाएगा सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाया, तो वो रूस के द्वारा निभाया गया था। सोवियत संघ में रूस जो थी अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसी को हम कहते हैं दो ध्रुवता का अंत। लेकिन भारत ने ना तो कभी रूस के पक्ष में गए, ना तो वो कभी यूएसए के पक्ष में गए। भारत अपना एक गुट निरपेक्ष देश था, ना तो वह रूस के पक्ष में थे, ना तो वह यूएसए के पक्ष में थे। तो पूछा जाएगा भारत एक कैसा देश था, तो एक गुट निरपेक्ष देश था। गुट निरपेक्ष यानी कि निरपेक्ष, किसी के पक्ष में, निरपेक्ष, गुट यानी कि दल, निरपेक्ष किसी के पक्ष में नहीं, गुट निरपेक्ष थे। यही थे हमारा बर्लिन का दीवार कब बनाया गया था? यह जर्मनी के बर्लिन शहर में बनाया गया था, जो कि 150 किलोमीटर ऊंचे थे। 1961 ईस्वी में बनाया गया था। जर्मनी के जनताओं ने इसे मिलकर के तोड़ दिया। कब? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में तोड़ने के पश्चात उसी समय जर्मनी का एकीकरण किया गया। जर्मनी के एकीकरण करने का में मुख्य भूमिका रूस ने निभाई। और 2 साल के बाद सोवियत संघ यानी कि शीत युद्ध भी खत्म हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं? दो ध्रुवता का अंत कहा जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं बर्लिन के दीवार के बारे में, जो कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं 1 नंबर। आप तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, 1 नंबर के लिखने दिए जाएंगे, तो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये दोनों ही, ये बर्लिन की दीवार क्या थे, कब बनाए गए, कब गिराए गए, और ये दो ध्रुवता क्या थी, इनका अंत कब हुआ, कैसे हुआ, दो ध्रुवता से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो दो ध्रुवता का अर्थ है पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। पहली दुनिया यूएसए था और दूसरी दुनिया आपका क्या था? रूस था। आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसके दोनों के वैचारिक मध्य थे, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं, जो कि इसका अंत 1991 में हुआ बर्लिन के दीवार को गिराने के उपरांत। ऐसे आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखने भी आपको सिखा रहे हैं कि कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखना है। तो यह बर्लिन के दीवार समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सोवियत संघ की प्रणाली, सोवियत संघ का प्रणाली। तो हम सोवियत संघ प्रणाली को जानने से पहले हम जानेंगे कि सोवियत संघ आखिर क्या थे। अमेरिका कैसा देश है? एक पूंजीवादी देश है। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, जबकि रसिया जो है सोवियत संघ जिसे हम कहते हैं, वो 15 देशों का एक संघ था, इसलिए इसे सोवियत संघ कहा जाता था, जो कि एक साम्यवादी देश है। कैसा देश है? साम्यवादी देश है। साम्यवादी देश उन्हें कहा जाता है जो कि पूरे देश पर
केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, सार्वजनिक अधिकार होते हैं, सबके अधिकार होते हैं, और पूंजीवादी देश उन्हें कहा जाता है जिसके पूरे देश पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति के अधिकार होते हैं। तो सोवियत संघ एक साम्यवादी देश था जो कि 15 देशों का एक संगठन था, इसलिए उसे सोवियत संघ कहा जाता है। तो सोवियत संघ की विशेषता हम क्या देखते हैं, सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी। तो सोवियत संघ की जो प्रणाली थी वह था सोवियत संघ की व्यवस्था को बनाए रखना, साथ ही साथ केंद्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा देना। केंद्रीकृत योजनाओं के अंतर्गत आता है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना जो कि 5 सालों के लिए किसी एक क्षेत्र में इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश किया जाता है, उसी को पंचवर्षीय योजना, जो कि एक केंद्रीकृत योजना के अंतर्गत आते हैं। और सोवियत संघ की व्यवस्था को बनाए रखना, यही था हमारा सोवियत संघ प्रणाली, जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं। बस आपको बता दिए, आपको पूछे भी जाएंगे तो आप बोल दीजिएगा कि सोवियत संघ प्रणाली सब क्या समझते हैं। तो सोवियत संघ प्रणाली एक केंद्रीकृत योजना थी जो कि एक सोवियत संघ की व्यवस्था पर निर्भर करता है, सोवियत संघ व्यवस्था पर निर्भर करता है, ये बता। अब हम सोवियत संघ प्रणाली की विशेषता के बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा सोवियत संघ प्रणाली की विशेषता क्या क्या थी। तो सोवियत संघ प्रणाली की सर्वप्रथम विशेषता हम देखने को मिलते हैं न्यूनतम जीवन स्तर। तो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति जो भी थे राष्ट्रपति, उस टाइम तो बहुत हुआ था कि 1917 के बाद जो लेनिन बने थे राष्ट्रपति, ठीक है ना, तो उसके हम देखेंगे कि एक क्रांति हुई थी, बाद में देखेंगे। पहले हम जानते हैं कि सोवियत संघ प्रणाली की विशेषता क्या थी। तो सोवियत संघ ने अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित यानी कि दिया था कि आप न्यूनतम जीवन स्तर अच्छा से अपना जीवन जी सकते हैं। ये प्रमुख विशेषता थी कि जो कि एक अच्छी विशेषता मानी जाती है। ये पहला विशेषता थी। दूसरा विशेषता हम देख सकते हैं, दूसरा विशेषता देख सकते हैं कि भूमि और उत्पादक संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण था। यानी कि जितने भूमि है और जितने उत्पादन क्षमता है उस पर किसका नियंत्रण हुआ करता था, राज्य का नियंत्रण हुआ करता था। पहला आप विशेषता में आप लिख सकते हैं कि न्यूनतम जीवन स्तर, ये पहला जीवन स्तर, ये पहला विशेषता है। अब दूसरा विशेषता में लिख सकते हैं कि भूमि, लिखने क्या जरूरी है, लिखा ही हुआ तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएंगे। भूमि और उत्पादक संपदाओं पर किसका नियंत्रण हुआ करता था, राज्य का नियंत्रण हुआ करता था। या दूसरी विशेषता लिख सकते हैं। तीसरी विशेषता आप लिख सकते हैं कि सोवियत संघ में मात्र एक ही पार्टी की शासन थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी अपना मनमानी शासन करता था, किसी का ना सुनता था, जो कि एक खराब विशेषता थी। एक नकारात्मक विशेषता के अंतर्गत हम इसे डाल सकते हैं, लेकिन एक तो विशेषता थी, हमें विशेषता पूछे हैं, सकारात्मक नकारात्मक हमें नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि हम सोवियत संघ प्रणाली की विशेषता जान रहे हैं। नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, विशेषता तो विशेषता होती है। तो एक विशेषता खराब थी, आपका कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी एक ही देश में, साम्यवादी देश में मात्र एक ही पार्टी का शासन होता है, और वह था रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, जो कि अपनी मनमानी से शासन व्यवस्था चलाते थे। और एक अच्छी विशेषता यह भी थी कि सोवियत संघ जो था अपने देश के नागरिकों के लिए जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, इन सारे सुविधाओं को फ्री दे दिया था। आज हमारे देश में देखिएगा क्या शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है, नहीं। लेकिन सोवियत संघ ने उस समय 1946 में, सोचिए, कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री में दे दिया था, फ्री में, मुफ्त में, जा बेटा ले लो, यह दिया हुआ था, शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त में दिया। जो सोवियत संघ जो प्रणाली है, जिन्होंने सोवियत संघ ने जिस प्रणाली को अपनाया, उस प्रणाली से उनके घरेलू सामान और उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी हुई। मान के चलिए हम और आप कुछ प्रणाली अपनाते हैं, कुछ भी एक टेक्निक अपनाते हैं कि हमें अपने उत्पाद, हमारे घर का आर्थिक विकास करना है। मान के चलिए आपका घर के बारे में बता रहे हैं, हमें घर का आर्थिक विकास करना है, तो कैसे करें, हाउ दिस पॉसिबल, कैसे करें। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे करें हम आर्थिक विकास कैसे करें। तो सोवियत संघ ने सोचा कि हमारे देश की जो हम प्रणाली अपना रहे, उससे अपने देश का आर्थिक विकास कैसे करें। तो अपने घरेलू सामान में बढ़ोतरी हुआ, उनके उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी, जिससे कि उनके आर्थिक विकास में भी सहायता देखने को मिलते हैं। कहाँ के, सोवियत संघ की, ये उनकी विशेषता थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से चलता था। वहाँ की सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, ये योजनाबद्ध तरीके से चलाए जाते थे। यह उनकी चौथी, पांचवी, छठवीं विशेषता है। तो आप ये सारे विशेषता लिख सकते हैं सोवियत संघ के, ये सारे आपके विशेषता हैं सोवियत संघ के, ठीक है। 6 विशेषता जो कि आपकी लिखवा दिए। उसके बाद हम देखते हैं कि यूएसएसआर का नकारात्मक विशेषता, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक।
तो नकारात्मक विशेषता के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं नौकरशाही सत्तावादी प्रणाली। नौकरशाही सत्तावादी प्रणाली का अर्थ क्या हम कह सकते हैं कि मात्र वहाँ पे किसके शासन हुआ करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हुआ करते थे, और हमेशा उनके ही पार्टी के सदस्य क्या बनते थे, शासक, या तो फिर वहाँ के प्रशासन की इकाइयों को, बागडोर को संभालने का उनका ही उत्तरदायित्व तो जिम्मेदारी होता था। हम दूसरा नकारात्मक विशेषता देख सकते हैं कि 15 देशों का एक गुट बना हुआ था। हम बताए थे कि सोवियत संघ जो था वह 15 देशों का एक गुट बना हुआ था, जिसमें ये 15 देशों में एक था रूस। 15 देश में एक था रूस। तो इसमें रूस की सबसे ज़्यादा भागीदारी होता है। रूस हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते, भागीदारी लेते, हिस्सेदारी लेते। कुछ चीज़ का मामला होता तो सबसे पहले रूस होता कि रूस ही उसको सुलझाता। ये 14 बाकी बचे जो 14 देश है उससे पूछताछ भी नहीं करता। ये हमारा नकारात्मक विशेषता देखते हैं, जो कि एक तरह से गलत है। मान के चलिए कि आपके घर में 2 भाई हैं, एक भाई से पूछा जाएगा और दूसरा भाई से नहीं पूछा जाएगा, तो आपको खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। इसके साथ पूछा जाता है, इसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है? हम क्यों ना करें? हम भागीदारी क्यों ना लें? आपके घर में आपके भाई बड़े भाई कहेंगे तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना। अगर वैसा करेगा तो आप भी तो कहेंगे ना उसको कि हम भी भागीदारी लेंगे, उस वही खाली क्यों ले? ऐसा होता है कभी कभी। लेकिन अगर किसी, हाँ, कि एक शिष्टाचार भाई होते हैं कि नहीं, अपने बड़े भाई के आदेश जो भी है वो जैसे भी फैसले हम हमारे लिए मान्य है, ऐसे भी होता है ना। लेकिन ये देश की बात है, ये भाई भाई की बात नहीं है। आप आपको समझाने के लिए ऐसा बता दिए कि नहीं कि आपके घर में लड़ने लग जाए कि हम भी ये हिस्सा लेंगे, वैसा बात नहीं है। क्योंकि बड़े भाई का जो भी जो सुझाव होते हैं वो माननीय होते हैं, वो सोच समझ के ही लेते हैं, और उनसे आपको काफ़ी प्रेरित भी होना चाहिए। तो हम उसके लिए आपको नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो रूस केवल अपना भागीदारी लेता था। 14 देश जो बाकी जो 14 देश बचे, वो देश से कोई भी सलाह विचार नहीं लेता था, अपना मनमानी करता था। यह एक नकारात्मक विशेषता देखता है। और एक नौकरशाही दूसरा विशेषता, और एक है कि आर्थिक सहायता देने में असफल। जो सोवियत संघ जो था, जिस प्रणाली को उन्होंने अपनाया, उससे तो काफ़ी उत्पादन क्षमता में वृद्धि तो किया, वो अपने घरेलू सामान में बढ़ोतरी तो किए, लेकिन लोगों को, वहाँ के जनता को आर्थिक सहायता देने में विफल थे। ये हमारा क्या थी? नकारात्मक विशेषता। उसके बाद हम देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति क्या थे। बोल्शेविक क्रांति क्या थे? सबसे पहले हम देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति तो 1917 की बात है। 1917 से पहले जार निकोलस द्वितीय का शासन था। 1917 से पहले जार निकोलस द्वितीय का शासन था, जो कि एक राजशाही शासन था। कैसा शासन था? राजशाही शासन था। राजशाही यानी कि राजा का शासन था, राजशाही शासन था। लेकिन रूस के एक फेमस क्रांतिकारी नेता जिसका नाम है व्लादिमीर लेनिन, पुतिन नहीं, वर्तमान में पुतिन है, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति की, सारे जनताओं को इकट्ठा किया और कहा कि अब ये राजशाही शासन, ये जार निकोलस के सत्ता को उखाड़ फेंकना है, विध्वंस कर देना है, तोड़ के मरोड़ देना है। इसके लिए लेनिन के नेतृत्व में रूस के जनताओं ने लेनिन के पक्ष में आ गए, लेनिन के सहायता देने लगे। और 1917 ईस्वी में होती है हमारा बोल्शेविक क्रांति। कब होता है? 1917 ईस्वी में होता है बोल्शेविक क्रांति। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात जार निकोलस के शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंक दिए लेनिन ने। और 1917 के बाद रूस एक गणराज्य बन जाता है। गणराज्य वैसे देश को कहा जाता है जहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव प्रत्यक्ष हों, वह हमारा गणराज्य हो गया। तो रूस जो बन जाता है 1917 के बाद एक गणराज्य देश बन जाता है। गणराज्य देश बनने के बाद रूस का पहला राष्ट्रपति व्लादिमीर लेनिन बनते हैं। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? व्लादिमीर लेनिन बनते हैं।
यही थे हमारे बोल्शेविक क्रांति। समझ में आ गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि इतने ही समझते हैं अभी बोल्शेविक क्रांति तक ही। हम फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और इस क्लास को काफ़ी अभी टाइम हो चुका है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखेंगे। धन्यवाद।